आप कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि बिहार बोर्ड 12th के बच्चों के लिए आवश्यक सूचना है कि परीक्षा बहुत नजदीक आ गया है और अब आप लोग पूरा तन मन से पूरा जुनून के साथ पढ़ने में लग जाइए। और आज जो है हम आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पदार्थ की ठोस अवस्था से बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, आज उस सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आशा करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आप लोग को और यदि अच्छा लगेगा तो इसको आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके साथ एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न पर। ठीक है, आपका चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्वेश्चन है आपका क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड का, जो आपको 5 अंक का लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। और ध्यान समझना, एक अगर प्रश्न बढ़िया से समझ लेते हैं तो हमें लगता है कि इससे 2 नंबर का भी प्रश्न और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आएंगे वो भी आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान समझना है। इसका हम लोग उत्तर परीक्षा में इस प्रकार लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देगा। एक साइड में आपको पहले लिख देना है क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड में लिख देना है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो एक समझना है क्रिस्टलीय ठोस का, इसका निश्चित एवं नियमित कणों का व्यवस्था होता है। समझिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसका निश्चित और नियमित कणों का व्यवस्था होता है, यानी इसमें कणों का जो व्यवस्था होता है निश्चित होता है और नियमित होता है, रेगुलर एलिमेंट होते हैं इसमें होता है। जबकि इसमें कणों का अनिश्चित एवं अनियमित व्यवस्था होता है। तो पहला पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। जैसे इससे पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस में तो याद रखना इसमें निश्चित और नियमित कणों की व्यवस्था होती है, जबकि इसमें कणों का अनिश्चित एवं अनियमित व्यवस्था होता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, निश्चित नियमित और अनिश्चित एवं अनियमित। ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ध्यान देना क्रिस्टलीय ठोस का जो आकृति होता है निश्चित ज्यामितीय होता है, जिससे फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं। ठीक है, और
क्रिस्टलीय ठोस का आकृति होता है जबकि इसका कोई भी निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है। दो पॉइंट हम लोग समझ गए आसानी से। तीसरा पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, तीसरा पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ये जो प्राकृतिक होता है इसका विषम दैशिक प्राकृति का होता है, विषम दैशिक प्राकृति का होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं एनिसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, विषम दैशिक का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस के कुछ वैसे गुण होते हैं जिसमें इसका अपवर्तनांक हो गया, विद्युत चालकता हो गया, द्रव्यमाप हो गया, भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, इसे हम लोग विषम दैशिक प्रकृति कहते हैं। जबकि यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक प्रकृति का होता है, जबकि यह समदैशिक प्रकृति का होता है। समदैशिक मतलब होता है आइसोट्रोपिक नेचर। अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें इसका द्रव्यमाप, चालकता, गलनांक, पतनांक जो भी होता है भिन्न दिशाओं में एक समान होते हैं, इसी को समदैशिक कहा जाता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका प्रकृति होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन सीधा आता है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो विषम दैशिक प्रकृति का, ये आसानी से आपसे बनेगा। और ध्यान देना अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो समदैशिक प्रकृति का। ये दोनों क्वेश्चन आप लिखिए, दो दो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। चलिए चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, कणों का दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। ध्यान देना, जबकि कणों के मध्य या बीच लघु राशि व्यवस्था होता है। यहां से आपका ये ऑब्जेक्टिव भी आता है सीधा कि क्रिस्टलीय ठोस में कणों के बीच दीर्घ परासी याद रखिएगा, लॉन्ग रेंज, और इसमें लघु परासी शॉर्ट रेंज। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए 5 नंबर पॉइंट पे चलेंगे। इसे रवेदार ठोस भी कहते हैं, इसे रवेदार ठोस भी कहते हैं, जबकि इसे बेरवेदार ठोस कहा जाता है, देखिए तो 5 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं 6 नंबर में। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि इसे काल्पनिक या आभासी ठोस कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग के बीच हो गया 6 पॉइंट तक, आसानी से आप लिख सकते हैं। और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, 5 नंबर लेने से कोई नहीं रुक सकता है। और साथ में इसका जो भी आपका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए उदाहरण में आपको याद रखना है, चीनी, साधारण नमक, ग्लूकोज, सोना चांदी प्लेटिनम जितने भी सारे हैं हीरा ग्रेफाइट सब आपका क्रिस्टलीन ठोस में आ जाएगा। मुख्य रूप से आप क्रिस्टलीन ठोस का याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन, इसका याद रखना है। मुझे आपसे क्वेश्चन कि आप क्रिस्टलीन ठोस इनमें कौन है, तो कांच, रबर और प्लास्टिक। कांच बहुत ज्यादा परीक्षा पूछे जाते हैं, ये कांच को किस प्रकार का ठोस कहा जाता है, तो क्रिस्टलीन ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्सी पे क्वेश्चन देगा आपसे, क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं। ये बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो आपका 2 का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद देना। देखिए क्वेश्चन होता क्या है, तो त्रिविम में कणों के पुनरावृत्ति होने से बने ठोस को क्रिस्टल कहते हैं। ध्यान देना, क्रिस्टल होता है क्या, जो ठोस पदार्थ होता है। जितने सारे ठोस से आप देख रहे हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, ग्लूकोज है, ये सब ठोस रूप में होता है। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे जो कण होते हैं, जो परमाणु के रूप में, अणु के रूप में, आयन के रूप में होते हैं, है ना। वो अवयव कण जो होते हैं त्रिविम में क्या होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो बार बार रिपीट करने से, पुनरावृत्ति करने से जो ठोस बनता है, उस ठोस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। नेक्स्ट ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का क्वेश्चन पूछा हुआ ठोसों के आयतन निश्चित होता है क्यों। क्वेश्चन है ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ऐसे लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, इनका आकार आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्यों होता है, इसका क्या कारण है, वो हम लोग जानेंगे। वरना देखिए कोई ठोस पदार्थ जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड आपका ठोस पदार्थ है, इसका ये आकार हो गया और जितना जगह छेदेगा इसका आयतन हो गया, ये निश्चित होता है, फिक्स होता है। क्यों होता है, ध्यान देना। ठोसों में अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है। निश्चित स्थान होता है और इनके स्वतंत्र गति नहीं होती है, और इसके स्वतंत्र गति नहीं होती है, स्वतंत्र गति नहीं होती है, जिससे कोषों में कठोरता, मजबूती
होता है और असंपीडीय होता है और असंपीडीय होता है। इसके कारण कोषों के आयतन निश्चित होता है। चलिए आसानी से आप समझ गए, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। कोषों में अभिकर्म का निश्चित स्थान होता है और इसकी स्वतंत्र गति नहीं होती है, जिससे कोषों का कठोरता मजबूती होती है और असंपीडीय होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है ना, सब कुछ नहीं किया जाता है। इसी कारण इसके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके कुछ तो गुण होते हैं, एक कठोरता होता है, मजबूती होते हैं और असंपीडीय होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों जो है बिहार का क्वेश्चन है और 2 अंक में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सबका आपका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और हम लोग आगे इसको समझते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कांच को प्रतिष्ठित द्रव कहा जाता है, क्यों? ये बिहार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 अंक का और परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान देना, क्वेश्चन आपका कांच को प्रतिष्ठित द्रव कहा जाता है। कांच होते हैं प्रकार के आपके चलिए ठोस होते हैं और इसमें द्रव की भांति बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, द्रव की भांति इसमें बहने का गुण पाया जाता है, भाप का गुण पाया जाता है। इसी कारण कांच को प्रतिष्ठित द्रव कहा जाता है। देखिए इसको लिखना है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रव की भांति बहाव का गुण होता है। इसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। चलिए तो आसानी से समझ गए आप, कहीं किसी को दिक्कत है और यदि आपको कहीं कोई परेशानी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आगे और आपको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और बढ़िया से इसका आप लोग नोट्स तैयार कीजिए, वीडियो को देखकर, वीडियो को सीख कर उपयोग करके और आसानी से इसका नोट्स बनाइए। और यदि आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। न्यू स्काई कोचिंग सेंटर का एक टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा। इसका नंबर है, मोबाइल नंबर 8298988213। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और जैसे मैसेज कीजिएगा और बता दीजिएगा अपना नाम, गांव का नाम और क्लास का नाम, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ करके और उसका पीडीएफ नोट जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। हमारे द्वारा आपको जितनी हो सके सहायता मिलेगी, घर बैठे भी आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की। यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक थंब प्रेस दबाकर है ना लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोसों से किस प्रकार भिन्न है समझाएं। ठीक है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोसों से किस प्रकार भिन्न है समझाएं। इसमें और कह रहा किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को
कांच में रूपांतरित किया जाता है, या फिर हो जाता है। कौन सा परिस्थिति आता है कि क्वार्ट जो है कांच में रूपांतरित हो, क्वार्ट में बदल जाता है। देखिए क्वार्ट और कांच दोनों जो है ठोस है। ये दोनों में फर्क क्या है कि क्वार्ट आपका हो जाता है क्रिस्टलीय ठोस और कांच हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए अब देखिए क्या कारण है, ध्यान देना है। देखिए कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है, कांच में लघु राशि व्यवस्था होता है और क्वार्ट में दीर्घपरासी व्यवस्था होता है जब क्वार्ट्ज को गलाया जाता है तो यह कांच में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान देना है, कांच जो है आपके क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। कांच का जो रासायनिक संघटन होता है SiO2 और क्वार्ट्ज का होता है सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वार्ट्ज को जब गलाया जाता है उसको अधिक टेम्परेचर देकर हम गलाते हैं तो यह गलने के बाद कांच में रूपांतरित होता बदल जाता है। ठीक है, ये आपका आसानी से बनेगा, घबराने का बस थोड़ा सा समझना। ठीक है, और इसका जवाब जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है कणों के दीर्घ परास व्यवस्था क्रम होने पर कणों के दीर्घ परासी व्यवस्था होने के क्रम पर भी क्रिस्टल का आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका बोर्ड के दृष्टि से। ध्यान राशि व्यवस्था जो होता है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस में होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में होता है, इसका आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं हो पाता, आदर्श व्यवस्था में क्यों विचलन हो जाता, दीर्घ राशि व्यवस्था होते हुए भी, इसको हम लोग जानने का काम करेंगे। जानने के लिए समझेंगे, देखिए ध्यान से समझना है सभी लोगों को। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों के दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, जिसके कारण कणों के
व्यवस्था में अनियमितता अनियमितता आ जाती है इसके कारण ही क्रिस्टलीय ठोस के आदर्श व्यवस्था नहीं हो पाता है। चलिए तो बहुत ही आसान तरीके से समझने का आप काम किए। ये क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कणों के बीच दीर्घ राशि मतलब लॉन्ग रेंज पे कण व्यवस्थित होते हैं, है ना। और लॉन्ग रेंज व्यवस्थित होने के कारण जो होता है इसमें अनियमितता आ जाती है। इस तरह से कण इस तरह से व्यवस्थित किया गया थोड़ी डिस्टेंस पर जब कण को व्यवस्थित किया गया तो थोड़ा हुआ क्या कि एक कण दूसरे के नीचे और दूसरे कण तीसरे के नीचे इस तरह से अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट होने के कारण जो टीवी में व्यवस्था होता है तो कण क्या होते हैं एक दूसरे के दब जाते हैं या तो इसे पैटर्न में अनियमितता आ जाती है, व्यवस्थित करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है और इसकी वजह से उसका जो व्यवस्था जैसा होना चाहिए था वो आदर्श व्यवस्था बिल्कुल आइडियल अरेंजमेंट जो है नहीं हो पाता। उसका आइडियल अरेंजमेंट में थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाती है, गड़बड़ियां आ जाती है। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के दीर्घ राशि होने के बाद भी इसका आदर्श व्यवस्था में क्या होती है, आदर्श व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये क्वेश्चन है आपका परीक्षा का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एकक या इसी को बोलते हैं इकाई, क्रिस्टल या इसी को कोशिका कहा जाता है। किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देना, एकक या इकाई, क्रिस्टल या कोशिका किसे कहते हैं? बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना। देखिए आकाशीय जालक का सबसे छोटा भाग में कणों के पुनरावृत्ति होने से बने ठोस को एकक या इकाई क्रिस्टल कहते हैं। देखिए अब समझना है कि क्रिस्टल होता क्या है। देखिए इस प्रकार देखिए हो गया आपका आकाशीय जालक। हो गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं आकाशीय जालक। और जितने भी कणों का स्थान है, जहां जहां कण व्यवस्थित है, अरेंजमेंट है, कणों की व्यवस्था जो है, कणों की व्यवस्था है, उसे हम लोग कहते हैं जालक बिंदु, क्रिस्टल लैटिस या लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ आकाशीय जालक होता है, एक जालक में सबसे छोटा भाग अगर हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट, और इसमें कण जो है बार बार रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, तो पुनरावृत्ति करने से छोटा सा क्रिस्टल जो बनेगा
जैसे कहते हैं कि लोहा के छोटा सा भाग जो होता है, छोटा सा कण जो होता है वो भी ठोस के रूप में होता है, वो भी क्रिस्टल है। तो कणों की जालक के सबसे बड़े भाग में कणों के बार रिपीट करने से, पुनरावृत्ति करने से जो छोटे क्रिस्टल बनते हैं उसी क्रिस्टल को कहा जाता है इकाई क्रिस्टल या एकक क्रिस्टल कहा जाता है। तो समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बनाएंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आप लोग चलते हैं। यही से आपसे क्वेश्चन बनेगा कुछ आकाशीय जालक किसे कहते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जालक बिंदु। ये भी आपका परीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे देखो आपका पूछेगा आकाशीय जालक किसे कहते हैं। आकाशीय जालक किसे कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आकाशीय जालक का दूसरा नाम त्रिविम जालक भी होता है। त्रिविम जालक भी इसको बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस आकाशीय जालक क्या होता है, ध्यान देना क्रिस्टल के समतल सतह में कणों के व्यवस्था को आकाशीय जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। त्रिविम जालक कहा जाता है। ध्यान देना क्रिस्टल का समतल सतह होता है, क्रिस्टल का समतल सतह होता है, तो इस प्रकार क्रिस्टल है और इसके समतल सतह में बहुत सारे इस तरह से जो बिंदुओं का प्रतिरूपण होता है, व्यवस्था होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो व्यवस्था होता है इसी को हम लोग कहते हैं आकाशीय जालक या त्रिविम जालक भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा नेक्स्ट है जालक बिंदु किसे कहते हैं। जालक बिंदु लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु किसे कहते हैं। आपका बिहार बोर्ड का बहुत ही जीवीआई क्वेश्चन है 2 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। देखिए जालक बिंदु क्या होता है, तो ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग आकाशीय जालक में कणों के व्यवस्था बिंदु या प्रतिरूपण बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु हो गया, क्या कोई क्रिस्टल हो गया, ऐसा हम लोग क्रिस्टल लेते हैं। जितना भी देख रहे हैं हर जगह लाइन दूसरे को काट रहा, कटिंग पॉइंट है, तो सब जगह पर अवयव होते हैं, सब जगह पर पॉइंट के रूप में अवयव पाए जाते हैं, जो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, तो आयन हो सकते हैं। वो अवयव जो कण होते हैं और सबसे छोटा पार्टिकल के रूप में होता है, कण के रूप में होता है। तो जो कोई इसी को बोलते हैं प्रतिरूपण बिंदु, या बोल सकते हैं कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआई क्वेश्चन है, ब्रेविस जालक। ब्रेविस जालक ब्रेविस जालक किसे कहते हैं। ध्यान रखना, ब्रेविस जालक में सब क्रिस्टल सिस्टम या मूल क्रिस्टल तंत्र के बारे में जानना है। यहाँ से क्वेश्चन तो एकदम निश्चित है, ऑब्जेक्टिव में भी आपके आते हैं और सब्जेक्टिव में तो आएगा ही। ठीक है, देखिए ब्रेविस जालक क्या होता है। ये ब्रेविस वैज्ञानिक थे
जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ध्यान देना, फ्रांस के वैज्ञानिक 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में क्रिस्टल जालक को त्रिविम में त्रिविम में 14 प्रकार क्रिस्टल जालक बिंदु को त्रिविम में 14 प्रकार से व्यवस्थित किए, जिसे ब्रेवेस जालक कहते हैं, जिसे ब्रेवेस जालक कहते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि क्रिस्टल जालक को त्रिविम में 14 प्रकार से व्यवस्थित किया, और 14 प्रकार से व्यवस्थित कर, ध्यान देना, जालक बिंदु को 14 प्रकार से व्यवस्थित कर 7 मूल क्रिस्टल तंत्र का निर्माण किए, जिसे सप्त क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए जालक बिंदु को कितना प्रकार से किया था? तो 14 प्रकार से। कितने प्रकार से? 14 प्रकार से व्यवस्थित किया था। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि ब्रेवेस के द्वारा क्रिस्टल जालक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया था, तो ध्यान देना 14 प्रकार से। कितने प्रकार से? 14 प्रकार से। 14 प्रकार से व्यवस्थित करके उन्होंने क्या किया था? तो 7 मूल क्रिस्टल का निर्माण किया था। 7 को छोटे-छोटे अलग-अलग विभिन्न प्रकार के अलग-अलग क्रिस्टल बनाया गया था, अलग-अलग ठोस तैयार किए थे उन्होंने, अलग-अलग उसका ज्यामितीय आकृति था, और उसे कहा गया मूल क्रिस्टल तंत्र। और ये मूल क्रिस्टल तंत्र में कितने क्रिस्टल होते हैं? तो 7 क्रिस्टल होते हैं, 7 क्रिस्टल होते हैं। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और उस 7 क्रिस्टल जो होते हैं उसे सब क्रिस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब क्रिस्टल सिस्टम। तो हमें लगता है कि यहां से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, सीखे होंगे, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आपका एकदम सही आएगा, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन आपका पूछेगा और आसानी से बन पाएगा और अच्छी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे जानते हैं। प्रश्न है आपके सामने अस्सी पर अगला क्वेश्चन देखिए। बातें जान लेते हैं, कोई ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो वो कौन-कौन सा क्रिस्टल था। इसका ट्रिक है CTORHMT। देखिए हमारे पास ट्रिक बनाया गया है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि सब क्रिस्टल सिस्टम में कौन-कौन से क्रिस्टल था। देखिए C का मतलब होता है क्यूबिकल। क्यूबिकल जो घनाकार का होगा, घन की आकृति का होगा। T से होगा टेट्रागोनल, और O से होगा ऑर्थोरोमिक, R से होगा रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल था। ब्रेवेस के द्वारा कितने क्रिस्टल बनाया गया? ये 7 था, जिसको हम लोग याद रखना CTORHMT। C से हो जाएगा क्यूबिकल, उसको घनाकार होगा। T से टेट्रागोनल याद रखना है। O से ऑर्थोरोमिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। देखिए ध्यान देना, क्यूबिकल में पूछेगा लैटिस पॉइंट जालक बिंदुओं की संख्या इसमें पूछ सकता है। जालक बिंदु, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कि क्यूबिकल में कितने जालक बिंदु होते हैं। तो क्यूबिकल में होंगे 3
टेट्रागोनल में आपका 2, ऑर्थोरोम्बिक में आपका होगा 4, रोम्बोहेड्रल में आपका होगा 1, हेक्सागोनल में आपका होगा 2, सॉरी 2 नहीं 1, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में आपका होगा 2 और ट्राइक्लिनिक में आपका होगा 1। टोटल आपका 14 आ जाएगा। 3 2 5 4 9 1 10 1 11 2 13 14। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में जाता है। पूछेगा सीधा कि क्यूबिकल घनाकार क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 3। टेट्रागोनल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 2। ऑर्थोरोम्बिक में क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी होती है, जालक बिंदुओं की संख्या तो 4। रोम्बोहेड्रल में कितना 1, हेक्सागोनल में कितना 1, मोनोक्लिनिक में कितना तो 2 और ट्राइक्लिनिक में कितना तो 1। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, एक यहां से अक्षीय कोण देता है, अक्षीय कोण को सूचित किया जाता है अल्फा बीटा और गामा से, और इसके साइड जो होते हैं भुजा जो होते हैं उसको ए बी सी से। तो वहां से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स जो भेजा जाएगा पीडीएफ बनाकर, वहां सारे कुछ क्लियर तरीके से रहेंगे। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, आसानी से बनेगा, सॉल्यूशन में से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सहसंयोजक इसी को कहते हैं नेटवर्क फोर्स, इसे कहते हैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है जो कि एग्जाम कई बार पूछ दिए गए हैं। ध्यान रखना, सहसंयोजक नेटवर्क फोर्स, तो वह फोर्स जिसमें अवयव कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप जो ठोस का निर्माण हुआ है वैसे ठोस को सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कणों के मध्य सहसंयोजक बंधन होता है, और इसमें वांडर वाल लगते हैं, कौन सा लगते हैं, वांडर वाल लगते हैं, बंधन होता है, उसे सहसंयोजक या नेटवर्क फोर्स कहते हैं। जैसे आपका हो गया हीरा, डायमंड इसको बोलते हैं, इसका संरचना होता है चतुष्फलकीय, हीरा का संरचना को देता है चतुष्फलकीय होता है टेट्राहेड्रल। इसके बाद ग्रेफाइट, इसका संरचना होता है षटफलकीय। ग्रेफाइट एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड ETC, ये सब जो आपका कोर्स है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के कहलाता है। ठीक है,